everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome back to the MCQ Marathon series of Class 12 Indian Economics. आज हम चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन चेक करने वाले हैं फॉर आवर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन ऑल्सो एंड इवन इट विल हेल्प यू इन योर QET प्रिपरेशन, क्योंकि हम MCQ चेक कर रहे हैं अपनी NCERT बुक से. ओके तो चलो यानी कि फुल चैप्टर की चेक कर रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. ऐसे अगर आपको गाइज बाकी सभी चैप्टर्स के MCQ क्वेश्चन चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप MCQs भी देख सकते हो. अगर आपको सभी चैप्टर्स को पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो वो भी प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके पढ़ सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सीरीज एंड बिफोर दैट आई ऑल्सो वांट टू इन्फॉर्म यू दैट यहाँ मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक गिवन है, वहाँ पे मैं सभी ये जो इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं उनको अपलोड करती रहती हूँ. तो इफ़ यू कैन गो एंड चेक इट, इफ़ यू वांट द PDF यू कैन गो एंड चेक. और अगर आप यूज़ नहीं करते हो इंस्टा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को और पिंड कमेंट को आप चेक कर सकते हो, वहाँ मैंने शॉर्ट नोट्स पेस्ट कर दिए आप सभी के लिए. ठीक है, चलो चेक करते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज अनाउंस्ड इन विच ईयर? 1947, 48, 51, 56. तो करेक्ट आंसर इज 1948 में जो है हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो अनाउंस कर दिया गया था एंड इट वाज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी. ये आप याद रखना, 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया क्या है? ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, ऑल ऑफ दिस. सिंपल, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन प्रोग्रेस इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर. असर्शन ट्रू है, फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है. अगर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा होगा तो हम रैपिडली ग्रो कर सकते हैं. इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मोर स्टेबल दैन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. ये रीज़न दे रखा है, इसीलिए अच्छे से डेवलप कर पाएंगे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है कंट्री के लिए. और अगर इंडस्ट्रीज होंगी तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. एग्रीकल्चर में आपको पता है डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट भी होती है, तो इस वजह से रीज़न भी बिल्कुल ट्रू है और रीज़न एक्सप्लेनेशन भी है ई का. तो करेक्ट आंसर विल बी गाइज हमारा ये गिवन है ना, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. तो ये रीजन असर्शन क्वेश्चन में हमें पहले ये देखना होता है कि क्या रीजन ट्रू है या नहीं, क्या असर्शन ट्रू है या नहीं. और अगर दोनों ट्रू आ जाए तो ये देखो कि क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है. तो यहाँ पे रीजन बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है एक को कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अगर इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी, तो अगर इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी तो फिर हमारी कंट्री और डेवलप करेगी. ठीक है, तो ये बिल्कुल एक्सप्लेनेशन सही चल रहा है इनका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मैच द फॉलोइंग. आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन, नीति आयोग, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन. आपको मैच द फॉलोइंग करनी है. ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग है PC महलनोबिस जी. ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा 1967 से 68 में. नीति आयोग आएगा 2015 में. चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं. तो करेक्ट आंसर विल बी B1. फर्स्ट का सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा कुछ, हाँ सही तो है, फर्स्ट का B1, मुझे लगा मैंने ऊपर नीचे कर दिया इसको, नहीं, फर्स्ट का B बिल्कुल ठीक है. और ग्रीन रेवोल्यूशन का है D1, तो सेकंड का D. नीति आयोग क्या है A, तो थर्ड का A और फोर्थ का हो गया C. तो गाइस ये क्वेश्चन को ना एग्जाम में बहुत ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ा, आपको पता है आंसर, जैसे मैंने अभी आपको सारे आंसर ठीक बताए, बट थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन अगर नहीं होगा तो आप कहीं गड़बड़ कर सकते हो मैचिंग में, तो वो ध्यान से करना है इसको. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ RBI. करेक्ट आंसर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, कॉमन गोल ऑफ द 5-year प्लान सर? मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर D1, ऑल ऑफ द अबव. Who is the chairperson of the planning commission? President, prime minister, finance minister, leader of opposition. Correct answer prime minister. Next question, after the independence in India opted for capitalistic, socialistic, both A and B, mixed economy. Correct answer mixed economy. तो आप ये मत सोचना कि हाँ कैपिटलिज्म सोशलिज्म दोनों फॉर्म फॉलो करते हैं. नो, वी फॉलोड द मिक्स्ड इकोनॉमी. डायरेक्ट आंसर लिखना है हमें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस हम. असर्शन रीजन क्वेश्चन, पब्लिक सेक्टर वाज गिवन लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग. हाँ, पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा रोल निभाया गया था. असर्शन ट्रू है. प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट हैविंग इनफ कैपिटल एंड ऑल्सो मार्केट वाज नॉट सो बिग टू एनकरेज इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक बिग प्रोजेक्ट इवन इफ दे हैव कैपिटल टू डू सो. अब रीज़न बता रहे हैं कि भाई पब्लिक सेक्टर की ज़्यादा इंडस्ट्रीज में नीड इसलिए थी क्योंकि रीज़न पहला दिया गया कि कैपिटल इतनी नहीं थी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट पे, और अगर कैपिटल थी भी तो मार्केट इतना स्टेबल नहीं था, तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते. तो असर्शन रीज़न दोनों ट्रू है और रीज़न एक्सप्लेनेशन है ए का. तो आपका करेक्ट आंसर होगा बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. दैट इज आंसर नंबर A.
ठीक है, चलो अगला सीखते हैं। अ गुड इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ इज स्टेडी इंक्रीज इन द, इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है जीडीपी, ठीक है, करेक्ट आंसर A1। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कमीशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्री VKRV रॉय, ठीक है, सर जो है प्रशांत चंद्र महलनोबिस, नन, करेक्ट आंसर जो होगा गाइस हमारा महलनोबिस जी है, करेक्ट आंसर C1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। PC महलनोबिस इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, assertion ट्रू है, हाँ ट्रू है। इन रियल सेंस प्लानिंग बिगेन इन विद द सेकंड 5-year प्लान बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ PC महलनोबिस, तो आर भी बिल्कुल ट्रू है गाइस, और आर एक्सप्लेनेशन है ए का, तो करेक्ट आंसर इज द A1, दैट A and R are true and R is the correct explanation of A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मेंशन द पीरियड ऑफ द 3rd year प्लान, 61 से 66 का है, और जो 4th प्लान था गाइस वो प्लान हॉलीडे थी, वो भी याद रखना, 4th प्लान बाद में इनिशिएट हुआ था, ठीक है। व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश, कब हुई थी, 1950 में हुई थी, 1950 में। ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो ईयर वाले क्वेश्चन है या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आ सकते हैं, तो ईयर्स आपको याद होने चाहिए। Which of the following objective is not general objective in the 5-year planning of India? Increase in national income, increase in standard of living, economic growth, improvement in the quality of education. तो this one ये नहीं है, improve in the quality of education। तो ये हमारा गोल होता है, बट ऐसा नहीं है कि जो हमारी 5-year प्लान के जो जनरल गोल्स है उसमें ये नहीं आएगा। Equity refers to the equitable distribution of GDP, development of backward regions, both A and B, none of the above। तो yes, equity मतलब होगा ये, जो करेक्ट आंसर है हमारा C1। देखो इक्विटी मतलब है कि सोसाइटी में जो GDP है, अच्छा ठीक है, एक कंट्री है उसका GDP बहुत ग्रो कर रहा है, बट ऐसा भी तो हो सकता है उस कंट्री में अमीर लोग ही अमीर हो रहे हो और गरीब लोग बहुत गरीब हो रहे हो। तो हमने कहा कि हमें प्लानिंग में क्या करना है, हमें अपना डेवलपमेंट कैसे लाना है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कि जो GDP हमारा आ रहा है, ऐसा ना हो कुछ लोग इतने बिलो पॉवर्टी नीचे लाइन के हो और फिर कुछ लोग बहुत अमीर हो, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और जो बैकवर्ड रीजन है वो भी डेवलप हो, तो दिस इज नोन एज द इक्विटी, तो करेक्ट आंसर C1 होगा। विच 5-year प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द 2012 to 17 वाला पीरियड, तो 12th 5-year प्लान चला था। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैज ऑलवेज फोकस टू बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट और अ सेल्फ रिलायंट नेशन, ठीक है। द गोल इज प्रेजेंटेड इन मोदी एरा इस टर्म डैश, मोदी जी जब अब हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो इस चीज़ को हम कैसे बयां करते हैं कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। सफल भारत, कुशल भारत, कौशल भारत, आत्मनिर्भर भारत या अपना भारत, तो करेक्ट आंसर आत्मनिर्भर भारत। व्हेन वाज नीति आयोग फॉर्म्ड, 2013, 14, 15, 17, करेक्ट आंसर 15। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखनी है। इट वॉज, आप कह सकते हो, फॉर्म्ड ऑन 1 January 2015 बाय रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट एम्स टू इन्वॉल्व द स्टेट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। तो नीति आयोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी है अब हमारी, इट हैज़ रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन। ये एक ऐसी बॉडी है जो स्टेट्स को भी, जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, सभी स्टेट्स को भी जो है इंक्लूड करेगी प्लानिंग के दौरान। हर एक स्टेट का भी जो वो कहेंगे उस चीज़ को सुना जाएगा, थिंक टैंक है, सोचा जाएगा, देन प्लानिंग विल बी टेकन। असर्शन बिल्कुल ट्रू है, ऐसा ही होएगा। अब रीजन गिवन है, प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड ऑन January 1, 2015 ड्यू टू इट्स ट्रेडिशनल टॉप डाउन अप्रोच। हाँ, रीजन भी बिल्कुल ट्रू है। अब देखो रिप्लेस क्यों करा गया प्लानिंग कमीशन को बाय द नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग ने क्यों जगह ले ली प्लानिंग कमीशन, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में टॉप डाउन अप्रोच चलती थी, यानी कि जो सेंटर में डिसीजन लिए जा रहे थे वो स्टेट्स में लागू किए जा रहे थे। अब नीति आयोग बॉटम टू अप अप्रोच चलेगी, यानी कि स्टेट्स को भी पूरा हक मिलेगा प्लानिंग में जो है अपना पूरा थिंक जो वो करेंगे, जो वो प्लान में जो है वो चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, स्टेट्स की भी पूरी बातचीत जो है सुनी जाएगी। आप अगर नीति आयोग की अगर वो देखोगे कि कौन कैसी उसकी कॉम्पोजिशन है नीति आयोग की, तो आप देखोगे कि हाँ अब हमारा नीति आयोग कैसे चलेगा, हमारा नीति आयोग चलेगा अब हमारा बॉटम टू अप अप्रोच पे, जिसमें जो है स्टेट्स को भी पूरी जो है उनका से मिलेगा कि कैसे हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर विल बी A1, बोथ एज रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। विच सेक्टर मेड द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 to 1991। तो सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर ने दिया, क्योंकि इतने सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। हु इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो करेक्ट आंसर है श्री MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1966, 51, 1995, 1991। करेक्ट आंसर A1, 1966। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन द मेजर हर्डल्स फेस बाय द लैंड रिफॉर्म्स एंड द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन? ओके, हर्डल्स बताने हैं आपको।
कि लैंड रिफॉर्म्स हमने कहा कि ठीक है भाई, एग्रीकल्चर लैंड सिस्टम की वजह से जो सेक्टर में ज़मींदारी चल रहा था और वो सब की वजह से एग्रीकल्चर स्टैग्नेट था, तो जब हम रिफॉर्म्स लाए तो उसमें क्या क्या दिक्कतें हमें सहनी पड़ी। बिग लैंड लॉज रजिस्टर्ड देयर लैंड इन नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स दस एस्केपिंग फ्रॉम द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन। ये तो ट्रू है, ये दिक्कत हमने सही थी कि बड़े बड़े लैंड लॉज ने क्या करा कि ये कहा कि भैया इतनी ज़मीन एक इंसान रख सकता है, इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता। तो उन्होंने क्या करा, अपने रिश्तेदारों के नाम पे अपनी वो ज़मीनें करनी शुरू कर दी। देयर हैव बीन केसेस इन विच टेनेंट्स वर इफेक्टेड एंड लैंडलॉर्ड्स क्लेम टू बी द एक्चुअल टिलर्स। अब दूसरा उन्होंने क्या करा कि उन्होंने टिलर्स को हटा दिया, जो फार्मर्स वहाँ पे काम करते, टेनेंट्स होते हैं उन्हें हटा दिया और कहा हम ही तो टेनेंट है, हम ही यहाँ पे काम करते हैं। लैंडलॉर्ड यूज लूप होल्स द लेजिस्लेशन टू देयर कंपैरेटिव एडवांटेज टू ओ लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। फिर उन्होंने लूप होल्स, करप्शन वगैरह करा होगा, जिससे कि ब्राइब करा होगा सबको कि जो है उनकी लार्ज लैंड होल्डिंग्स उन्हीं के पास रहे। तो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा गाइस D1। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रीन है और मतलब बिल्कुल ही ट्रू है, और ये तीनों सिस्टम्स यूज़ करे गए थे बाय द बिग लैंडलॉर्ड्स बचने के लिए लैंड रिफॉर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टेंट डिक्लाइन इन द एवरेज साइज होल्डिंग ऑफ इंडिया इज कॉज्ड बाय लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डिवीजन ऑफ लैंड। करेक्ट आंसर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो छोटे से छोटे होते रहते हैं फार्म साइज। अब क्या है, एक फार्म है, उस पर एक इंसान काम कर रहा है, उनकी शादी हुई, उनके 2 बच्चे हुए, वो 2 बच्चे भी उसी फार्म पे काम कर रहे हैं, कल को वो 2 बच्चे भी बड़े हो गए, उनके आगे बच्चे, अब वो भी उसी फार्म पे काम कर रहे हैं, पूरा जॉइंट फैमिली उसी फार्म पे काम कर रही है। तो धीरे धीरे वो फार्म एक जन के लिए था, अब हम कितने सारे जन आ गए हैं। तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से जो है फार्म साइज छोटे होते जा रहे हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्लूड्स HYV सीड्स, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, केमिकल फर्टिलाइजर, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर ये सभी चीज़ें ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, रीजन। The major policy initiative, that is land reforms and green revolution, help India to become self-sufficient in food grain. True है, दर्शन बिल्कुल सही है। The proportion of people depending on agriculture did not decline as expected. ये भी बिल्कुल ट्रू है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है आर ए का। तो करेक्ट आंसर ऑफ V1, बोथ assertion रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लैंड रिफॉर्म मेजर्स वर सक्सेसफुल इन विच गिवन स्टेट्स। केरला और वेस्ट बंगाल में सक्सेसफुल हुए थे। 1 मार्कर क्वेश्चन मैंने बताया भी था चैप्टर पढ़ाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स रेफर्स टू conversion of scattered into a unified holding, taking over small holdings by government, provision of inputs to the farmer, all of the above। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग मतलब कि हमारे यहाँ ना लैंड होल्डिंग पैटर्न कैसा था, बहुत स्मॉल और फ्रैगमेंटेड था, यानी कि छोटे छोटे फार्म्स थे, वो भी अलग अलग एरियाज में फ्रैगमेंटेड थे। तो कंसोलिडेशन मतलब कंसोलिडेट करना, छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स को एक साथ इकट्ठा लेकर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। Indian agriculture is characterized by which of the following features? Dependence on monsoon, हाँ था। Disguise unemployment, वो भी था। Subdivision, fragmentation, land holding, ये भी था। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव D1 आएगा, हम भी मत देखना, सॉरी मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is an institutional reform in the agriculture sector? Expansion of agriculture, इरीगेशन फैसिलिटीज़, ये लैंड रिफॉर्म में नहीं आएगा। यूज़ ऑफ HYV सीड्स, ये भी लैंड रिफॉर्म में नहीं आएगा। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ये आएगा लैंड रिफॉर्म में। करेक्ट आंसर C1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स? एबॉलिशन ऑफ टेनेंसी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड रिफॉर्मिंग, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग। गाइस ये कोऑपरेटिव फार्मिंग इंडिया में नहीं करा गया। लैंड रिफॉर्म में कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है, उसमें जैसे एक बड़े से लैंड है, वो उस पर बहुत सारे फार्मर्स मिलकर काम करेंगे और फिर वो अकॉर्डिंगली जो है आपस में फार्म प्रोड्यूस डिवाइड हो जाता था। ये सिस्टम इंडिया में नहीं हुआ। इंडिया में एबॉलिशन हुआ, हमने टेनेंसी का कंसोलिडेट करा लैंड होल्डिंग को, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करा था। D1 हमारे यहाँ नहीं हुआ। जब हमने अभी बिल्कुल लास्ट चैप्टर पढ़ा है अपना, जो इस बुक का आखिरी चैप्टर है, उसमें आपको पता चलेगा चाइना में कोऑपरेटिव फार्मिंग होती थी, कम्यून सिस्टम होता था। हमारे यहाँ ये नहीं हुआ। द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सीन इन एग्रीकल्चर इज एजुकेशनल वाली, साइक्लिक वाली, डिस्गाइज वाली, वॉलंटरी। डिस्गाइज है। मेन फीचर ऑफ IPR 1956 आर प्रोटेक्शन ऑफ cottage and small scale industries, specific and all important role assigned to the public sector, caution of approach towards foreign capital, all of these। correct answer all of these, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे प्रोटेक्ट करा जाता था स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को भी, स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट रोल जो है पब्लिक सेक्टर को असाइन करा जा रहा था, फॉरेन कैपिटल को भी बिल्ड करने की बहुत कोशिश की जा रही थी। तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेन द डिबेट रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ सब्सिडीज़ ड्यूरिंग 60s एंड 70s। डिबेट बताओ जो सब्सिडीज़ को लेकर थी, ठीक है। डिबेट हमने पूरी गाइस पढ़ी थी। तो सब्सटीट्यूटिंग फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ विद सीड सब्सिडीज़ एज द फॉर्मर वॉज बेनिफिटिंग बिग फार्मर देन स्मॉल फार्मर्स, नहीं।
Subsidizing fertilizer subsidies with agriculture subsidies as the farmer was benefiting the fertilizer industry and not the target group. करेक्ट आंसर ये B1 है गाइस. ऐसा कहा जाता है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री स्मॉल फार्मर को तो बेनिफिट कर ही नहीं रही है, जिनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. इनफैक्ट वो तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ज़्यादा बेनिफिट कर रही है, और लार्ज जो बड़े बड़े फार्मर्स है, लार्ज लैंड होल्डर, उनको ज़रूरत ही नहीं है सब्सिडी की. तो करेक्ट आंसर B1 है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 लेड एम्फोसिस ऑन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, फॉरेन डायरेक्ट्स. पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा एम्फोसिस करा गया था इसमें. कार्व कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955. ये जो आपका बॉक्स था ना गाइस, जहाँ पे पीसी मेलोनिबिसी के बारे में बता रखा है, वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको भी पढ़ लेना. द नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री वॉज मिस यूज बाई बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस. बिल्कुल ट्रू है ये असर्शन. अब रीज़न क्या दिया गया? बिग इंडस्ट्रियल्स वुड गेट अ लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग अ न्यू फर्म. ये रीज़न भी बिल्कुल ट्रू है, और ये एक्सप्लेन कर रहा है इसको कि क्या करते थे कभी कभी बिग इंडस्ट्रीज की कोई लाइसेंस खरीद के रख लेते थे, इसलिए नहीं कि उन्हें खुद नई इंडस्ट्री बनानी, इसलिए कि भाई कोई कॉम्पिटिटर को लाइसेंस ना मिल जाए. तो करेक्ट आंसर विल बी A1. बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. तो करेक्ट आंसर होगा A1. चलो अगले देखते हैं. IPR 1956 लेड एम्फोसिस ऑन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. ये क्वेश्चन पे देखते हैं 40. व्हाट वाज द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन 1950. 1950 की बात हो रही है, तो 5 लाख थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950, 51, 55, 56. करेक्ट आंसर 1951. Next question, which particular trade policy India adopted during first 7 5-year plan. तो हमने inward looking trade policy को अपनाया था first 7 5-year plans. Next question, assertion given है tariffs and quotas in the economic policy of post independent India was used to assist domestic industries. कि हमने तारीफ और कोटा यूज़ करे थे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए. येस, हमने कहा कि हम इंपोर्ट पे तारीफ ज़्यादा लगा रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट नहीं कराएंगे, और इंपोर्ट पे हमने कोटा सेट कर दी कि इतनी चीज़ें इंपोर्ट करा सकते हैं सो दैट हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ ग्रो हों. आर प्लानर्स वांटेड टू यूज़ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्टिंग लग्जूरियस गुड्स. तो रीज़न गाइज ट्रू नहीं है. हमारे प्लानर्स को इनफैक्ट बचाना था फॉरेन एक्सचेंज. वो नहीं चाहते थे हमारे यहाँ बेफालतू में जो है इम्पोर्ट हो करवाए हम लग्जूरियस गुड्स. ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. पब्लिक सेक्टर फेल्ड एज इट कुड नॉट कीप लो कॉस्ट, प्रोड्यूस न्यू गुड्स, compete with imported goods, all of the above. करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव. पब्लिक सेक्टर इसीलिए फेल हुआ. सब्सिडीज वर नीडेड टू एनकरेज फार्मर. ट्रू, बिल्कुल सही है. एनी न्यू टेक्नोलॉजीज लुक्ड अपॉन एज बीइंग रिस्की बाय द फार्मर्स. रीज़न भी बिल्कुल ट्रू है. तो ये बताया जा रहा है, देखो फार्मर्स के लिए जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में नई नई टेक्नोलॉजी है, HYV सीड्स यूज़ करो, तो कोई भी फार्मर रिस्क लेने से डरेंगे कि क्यों हम HYV सीड पे खर्चा करें, क्यों HYV सीड यूज़ करके देखें, इतने महंगे आते हैं वैसे ही. तो उसके लिए भी सब्सिडीज़ ज़रूरी थी, और फार्मर को इनकरेज करने के लिए भी सब्सिडीज़ देनी ज़रूरी थी. तो यहाँ A एंड R दोनों ट्रू है, और R करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग 1950 to 1990 इंडिया अडॉप्टेड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, फ्री ट्रेड पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. येस, हमने क्या कहा, हमें इम्पोर्ट नहीं कराना ज़्यादा. 1950 से 90 के बीच में हमने कहा हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में कुछ को प्रोड्यूस करें ना. पहले ब्रिटिशर्स ला के बेचते रहे हमारे यहाँ फिनिश प्रोडक्ट, अब हमने कहा हम फिनिश प्रोडक्ट अपने खुद बनाएंगे. तो वी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट कर रहे थे हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट से. तो पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वी वर फॉलोइंग. ड्यूरिंग 1950 से 1990 चार स्टेटमेंट गिवन है, सही बतानी है. द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन कंट्रीज एक्सपोर्ट इंक्रीज्ड. The share of manufactured goods in countries export increase. The share of agriculture products increase while the manufacture decrease. तो करेक्ट आंसर इज B1. हमारा मैन्युफैक्चर गुड्स इन द कंट्री का जो एक्सपोर्ट था वो इंक्रीज हो गया था. ठीक है. प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन एनेबल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच पर्टिकुलर इंडिजिनस इंडस्ट्री. कौन सी इंडस्ट्री ग्रो हो पाई जब प्रोटेक्ट करा गया फॉरेन कॉम्पिटिशन से? तो इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, लास्ट क्वेश्चन हमारी बुक का नहीं, ये है इस वीडियो का. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. मैचिंग करनी है, मैच द कॉलम. डीमोनेटाइजेशन अभी हमारे सामने हुआ है 2016 में. प्लानिंग कमीशन बनी थी 1950 में. फर्स्ट 5 ईयर प्लान इनिशिएट हुआ था 1951 में. नीति आयोग बनी थी 2015 में. तो डी का है 1 का है डी, सेकंड का है ए, नीति आयोग वाला है बी,
और फोर्थ का है सी, तो करेक्ट आंसर विल बी द सी। ओके, तो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे होंगे। एंड अगर आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं तो प्लेलिस्ट देख सकते हो। इकोनॉमिक्स ही नहीं, अगर आपको पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी पढ़नी है या फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है या इंग्लिश पढ़नी है तो यू कैन गो एंड चेक आउट माई चैनल। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।